नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो शुगर सही तो भूलोगे नहीं, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए आज के दिन क्योंकि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि डायबिटीज़ अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि देश में डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों की संख्या 24 करोड़, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 24 करोड़ के पार जा चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ये है कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में डिमेंशिया के रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। यानी डायबिटीज़ और डिमेंशिया का आपस में सीधा कनेक्शन है, मतलब डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी का सीधा कनेक्शन है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अनियंत्रित डायबिटीज़ कैसे डिमेंशिया के खतरे को बढ़ाती है, वहीं शुगर के चलते किन किन दूसरी बीमारियों के खतरे हो सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। तेजी से बदलती जीवन शैली के साथ डायबिटीज का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। देश में 10 करोड़ से ऊपर डायबिटिक और करीब 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। लेकिन ये खतरा यहीं आकर नहीं रुकता। अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो डिमेंशिया एक बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। स्टडी के मुताबिक डायबिटीज और अल्जाइमर्स यानी डिमेंशिया के बीच गहरा संबंध है। स्टडी में शामिल शोधकर्ताओं ने डायबिटिक लोगों में खान पान और अल्जाइमर्स के बीच चौंकाने वाला संबंध पाया, जिसके मुताबिक हाई फैट वाले फूड आंत में जैक3 नाम के एक विशेष प्रोटीन के बनने में बाधा बनते हैं। स्टडी के मुताबिक इस प्रोटीन की कमी से आंत से लिवर और फिर ब्रेन तक सूजन की एक चेन पाई गई। इस सूजन के चलते दिमाग में अल्जाइमर्स जैसे लक्षण देखने को मिले। शोधकर्ताओं का मानना है कि आंत से दिमाग तक के रास्ते में लिवर की काफी अहम भूमिका होती है। आंत से दिमाग तक का रास्ता लिवर से होकर गुजरता है। दरअसल जैक3 प्रोटीन की कमी की वजह अनियंत्रित शुगर होती है, जो ब्रेन की एक्टिविटी को कमजोर करती है। यह बताना जरूरी है कि टाइप 1 और 2 नहीं बल्कि टाइप 3 डायबिटीज अल्जाइमर्स की बीमारी को ट्रिगर करती है। दरअसल पैनक्रियास खराब होने के चलते टाइप 3 शुगर के होने का खतरा होता है। पैनक्रियास खराब होने पर पैनक्रियाटिक एंजाइम की कमी होने लगती है, जो पाचन के लिए अहम होता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम की कमी दिमाग में अमाइलॉइड प्लैक्स, ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन का कारण बनता है। इसमें रोगी की याददाश्त पर गहरा असर देखने को मिलता है। इसका सही समय पर इलाज नहीं कराने से व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो सकता है। आपको बता दें कि टाइप 3 डायबिटीज को दवाओं के जरिए कंट्रोल में किया जा सकता है। टाइप 3 डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो इसमें अल्जाइमर्स की शुरुआत वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। खासकर इसमें व्यक्ति का नाम, चेहरा और दूसरी तमाम घटनाओं को याद रखने, सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। जाहिर है इसका सोशल लाइफ पर भी असर पड़ता है और व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। साथ ही व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बना पाने में काफी कठिनाई का सामना करता है। ये लक्षण आगे घातक साबित हो सकते हैं। वहीं डायबिटीज से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे खतरे भी हैं। यही वजह है कि डायबिटीज को साइलेंट किलर बीमारी कहा जाता है। इससे बचना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान के साथ डेली एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज से दूर रहेंगे तो कई और बीमारियों के होने का खतरा भी कम से कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर रचना कुचेरिया हैं, जेरियाट्रिक फिजिशियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रकांत जी, पहला सवाल सर आपसे मेरा ये होगा, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी है जो छपी है और उसमें अमेरिकन सोसाइटी फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जर्नल में, और उसमें ये कहा गया है कि जो डायबिटीज़ है उसका सीधा संबंध है डिमेंशिया से, यानी भूलने की बीमारी से। क्या आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, और क्या ये सिर्फ 50 पार की उम्र में हो सकता है, या किसी भी उम्र में अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो आप अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं? तो अल्जाइमर डिजीज और डायबिटीज का जो संबंध है वो काफी लंबे समय से रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं। 2016 में एक स्टडी और पब्लिश हुई थी, 2017 के शुरू में छपी थी प्रिंट इशू में, 2016 में आई थी स्टडी बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स एक्टा नाम के जर्नल में। तो उस समय सबसे पहले उन रिसर्चर ने जिक्र किया था कि जो अल्जाइमर डिजीज होती है
उसमें जो पाथवे होता है, वो जिसका पाथवे में इंसुलिन रेसिस्टेंस भी है और मैकेनिज़्म लगभग सिमिलर होती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक ग्लोबल डिबेट स्टार्ट हुआ था, जो आपके प्रोग्राम में अभी शुरुआत में बताया गया कि क्या अल्जाइमर को टाइप 3 डायबिटीज़ बोला जाए? तो मैं यहाँ दर्शकों के लिए क्लैरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ कि अभी टर्म टाइप 3 डायबिटीज़ एक्सेप्टेड टर्म नहीं है। इसको एक प्रपोज़ किया गया था, लेकिन ये ऐसा कोई टर्म अभी साइंस में यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन रिसर्चर या साइंटिस्ट इस बात को इसीलिए लेकर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका पाथवे सेम है। जो बात डायबिटीज़ करती है, उसी बात से भविष्य में अल्जाइमर डिज़ीज़ हो सकता है। फिर मैं एक दूसरी स्टडी का ज़िक्र करता हूँ, जो जामा नेटवर्क ओपन में अभी फरवरी में ही छपी थी, 12 फरवरी 2024 को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, करीब 55,000 पार्टिसिपेंट जिनको डायबिटीज़ थी और उनका स्टडी किया। और उन्होंने देखा कि अगर उन पार्टिसिपेंट को एक स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू उनके डायबिटीज़ को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए, तो उनमें डिमेंशिया होने की संभावना बाकी जिन पे अगर अधिक ध्यान नहीं दिया जाए या जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, उनकी तुलना में 28% अधिक है। अर्थात अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाता, तो डिमेंशिया होने की संभावना अधिक है। तो ये संबंध काफ़ी पुराना है और इसका साइंटिफिक पाथवे लंबे समय से रिसर्च किया जा रहा है। इंसुलिन रेसिस्टेंस और शुगर के इम्पैक्ट को डिमेंशिया पर स्टडी किया गया है, तो निश्चित रूप से इनमें संबंध है। अभी फिलहाल जिस स्टडी का जिक्र हो रहा है, वो उन्हीं बातों को जो हम अब तक जानते थे, उसका और फिजियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करती है। इन सब एविडेंस का क्या फायदा है कि अगर हम जानते हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्गर लिंकेज डायबिटीज और डिमेंशिया में, तो हमें उस हिसाब से प्रिवेंटिव इंटरवेंशन लाने की जरूरत है। और खास तौर से जब भारत में डायबिटीज और प्री डायबिटीज का बर्डन और प्रेवलेंस इतना बढ़ता जा रहा है, तो और दूसरी चीज, भारत में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात लोग कितने समय जीते हैं वो भी बढ़ती जा रही है, तो इन दोनों चीजों को याद रखते हुए हमें डायबिटीज प्रिवेंशन कंट्रोल पर ध्यान देना होगा, साथ में भविष्य में होने वाली संभव डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज को प्रिवेंट करने पर भी ध्यान देना होगा। तो अगर उसका रास्ता डायबिटीज कंट्रोल से जाता है, तो एक अच्छी बात है और इसमें साइंटिफिक एविडेंस अगर मिल रहा है, हाँ। तो हमें उसे पब्लिक पॉलिसी और प्रोग्राम के लिए यूज करना चाहिए। ओके, ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब डॉक्टर रचना, आपसे मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप जेनेट्रिक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, आप बुजुर्ग लोगों की बीमारियों को देखते हैं, समझते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि अगर मान लीजिए कोई 50-60 पार या 65 पार या 50 पार का कोई व्यक्ति या कोई शख्स अगर मान लीजिए भूलने की बीमारी से ग्रस्त है, उनको डायबिटीज़ है, तो ये कैसे पता किया जाए कि हाँ ये डायबिटीज़ की वजह से ही है? ये रिलेशन कैसे ढूंढा जाए? क्योंकि जब तक रिलेशन नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक आपका ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा? नमस्कार और प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी ज़रूरी बातों का हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। आपका सवाल कि किसी को अगर डिमेंशिया भूलने की बीमारी हो गई है 50-55 के बाद, वैसे अक्सर ये 65 के बाद ज़्यादा देखी जाती है अक्सर। और साथ में डायबिटीज़ भी है, तो कैसे पता लगे कि डायबिटीज़ ही दे रही है? ये नहीं पता लगा सकते और ये अभी तक साइंस में भी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब लहरिया ने भी कहा, कि प्रूव नहीं है। ये जो श्रृंखला है उसके हमें कुछ स्टेप्स पता लगते जा रहे हैं, बट मैं कहूँगी डायरेक्ट कॉज़ेशन नहीं है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन तक भी हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बॉडी में होती हैं, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, हो जाना। तो ये जो जैक-3 जो अभी स्टडी का ज़िक्र जिसकी वजह से आज आप ये बातचीत कर रहे हैं, ये जैक-3 जो एक प्रोटीन है, ये बचा के रखता है इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, ओबेसिटी, मोटापा, और अल्ज़ाइमर से भी ये एक लिंक निकाल रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ब्रेन में कई डिपॉज़िट्स आने लगते हैं और वही डिपॉज़िट्स अल्ज़ाइमर में देखे गए हैं। तो ये जो अभी स्टडी आई है, ये चूहों में की गई है, अभी ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है। तो पहले ये भी लिंक्स निकाले गए हैं या उनको खोजा जा रहा है, तो एक इंडिकेशन है। तो इसमें कोई खराब बात तो नहीं है कि डायबिटीज़ कंट्रोल की जाए। अब आते हैं हम रियल लाइफ सिनेरियो में कि डिमेंशिया भी है और डायबिटीज़ भी है। तो अगर डिमेंशिया के अर्ली लक्षण नज़र आ रहे हैं और डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है ताकि बात और बिगड़े ना। क्योंकि एक और पाथवे है जो एक्सप्लोर किया गया है और उसकी भी लिंकेजेस हैं, जो वैस्कुलर चेंजेस, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, जो खून ले जाती हैं आर्टरी और वेन्स पूरे ब्लड में, तो डायबिटीज़ उनको खुरेदता है, उनमें डिपॉज़िट करता है, वहाँ गड़बड़ होने लगती है। इसीलिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ में बढ़ जाते हैं। आँखों का अंधा होना, पाँव के घाव होना, किडनी की तकलीफ़ें होना। ऐसा ही अल्ज़ाइमर्स में भी
कुछ वैस्कुलर प्रॉब्लम्स या सॉरी डिमेंशिया में भी देखा गया है, तो वो भी एक लिंकेज है। तो इसमें कोई खराब बात तो है नहीं अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करते नहीं, वो हैं। तो ठीक है। हाँ तो हाँ शायद ऐसा हो हाँ। कि जो डिमेंशिया का प्रोग्रेशन है, जो वो हम्म, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, हाँ जो हल्का हाँ, हल्का भूलना था, राइट। अब वो बहुत बढ़ गया है, वो अपने नहीं घर नहीं, वो तो वालों को ठीक भी है नहीं मैम, मतलब पहचान रहे हैं। ये मैं डिमेंशिया के ऊपर तो बात ठीक है, लेकिन मेरा मतलब मकसद आपसे सवाल पूछने का ये है, क्योंकि डिमेंशिया की कुछ और भी तो वजह हो सकती है ना। ये डायबिटीज की वजह से ही हो रही है, इसको हम कैसे हाँ, निकालेंगे, कैसे समझेंगे? नहीं, हाँ, बिल्कुल सही। तो ये हम नहीं निकाल सकते। आज की हाँ डेट में हमारे हाँ पास ये साइंस नहीं है हाँ, और किस कारण से डिमेंशिया हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड ठीक ये बात। कई डेकेड्स से ये इस पे बहुत पैसा और बहुत रिसर्च हो रही है, हाँ, बट क्या पक्के कारण हैं कि अच्छा। डिमेंशिया हो जाता है इसको? कुछ चीज़ें इंडिकेटर हैं, हाँ उम्र है, बढ़ती उम्र, हाँ फैमिली में अगर प्रॉब्लम हो, हाँ, हाँ वो है। हाँ, कुछ और बीमारियाँ हैं, जैसे मैंने वैस्कुलर वगैरह कहा कि ठीक उनका है। बहुत अच्छा कोरिलेशन है कि हाँ, डिमेंशिया के चांसेस बढ़ते हैं। बट कॉजेज का पक्का अभी मेडिकल साइंस के पास राइट, नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई। अब डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी, अब मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ का एक सीधा रिलेशन हार्ट से है और किडनी से भी है। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ किस लेवल पे आकर के आपके हार्ट को डैमेज करने लगता है? जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, हम्म, मेरे हिसाब से वो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जिस तरह के रिस्क फैक्टर्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज में बहुत प्रमुख है। अभी लहरिया साहब ने बोला था, हम्म, अभी आईसीएमआर का सर्वे आया तो डायबिटीज के देयर इज मोर देन 11% इन इंडिया, प्री डायबिटिक मोर देन 15%। हम्म, तो डायबिटीज अगर इतनी ज्यादा है तो डायबिटीज से असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। डायबिटीज नॉट ए सिंपल डायबिटीज, इज सिस्टमिक प्रॉब्लम। पूरे हर बॉडी का ऑर्गन इसमें अफेक्ट होता है, बीट ब्रेन, बीट लंग, बीट हार्ट, बीट किडनी, बीट आई, सभी जगह असर पड़ता है। और बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो है, जो भी बात हो रही थी, इट्स लाइक ए स्लज, हर जगह जाके परफ्यूजन में प्रॉब्लम पैदा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द ऑल द लाइफस्टाइल डिजीज। जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर का पैदा होना हो, ओबेसिटी हो, ये कहीं ना कहीं वहां पर उसमें आता है। डिमेंशिया इज ओनली पार्ट ऑफ दिस। अभी जो आप पूछ रहे थे कि अल्जाइमर इज बेसिकली प्री सेनाइल डिमेंशिया, मतलब एज से पहले ही जब होने लग जाए तो उस चीज को अल्जाइमर आता है। सेनाइल डिमेंशिया जो है उसमें एक वेस्कुलर डिमेंशिया, जो भी डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया था, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया एंटिटी होती है। जो लोग डायबिटिक हैं या जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक या रिस्क फैक्टर्स और भी हैं, तो उनमें छोटे छोटे इन्फार्क्ट बनने की टेंडेंसी होती है, तो ब्रेन में छोटे छोटे एरिया में जाके डैमेज करते हैं। जब उसका क्यूमुलेटिव असर पड़ता है तो उसमें मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। वन ऑफ देम इज डिमेंशिया, इट इज वेरी कॉमन। अब इशू ये है कि हमारा जो ये स्टडी है, इसका करंट पर्सपेक्टिव में क्या वो है। मेरे ख्याल में जो डायबिटीज है, इसको कंट्रोल होना, इसमें कोई शक ही नहीं है साहब। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हार्ट है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी, इवन कैंसर कम्स इनटू दैट, इन पे जो मेन कारण है इनका, वो चेंज इन लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट जो है, तो उस पे बहुत ये स्टडी उसी चीज को एम्फसाइज करती है कि हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस पे देखे जाने के लिए जितनी भी स्टडीज आ रही है, दे आर एडिंग ऑन टू द फोकस, दे आर अगेन फोकसिंग ऑन द बेसिक थिंग कि हमें अपने आप को चेंज लाना बहुत जरूरी है। जिस ओर हम बढ़ते जा रहे हैं उसमें सोचने की जरूरत है। हाँ, ठीक बात है। चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, डायबिटीज़ और डिमेंशिया के बीच रिलेशन है और उसकी वजह से डिमेंशिया होती है, लेकिन सवाल ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वक्त आ गया, क्योंकि अब देखिए जब जब नए रिसर्च आते हैं उसमें नए नए खुलासे होते हैं। हार्ट को नुकसान, किडनी की दिक्कत, बाकी दिक्कत, और अब डिमेंशिया तक बात पहुंच गई है। तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है, और अब हम इस हिस्से में बात करेंगे कि चूंकि डायबिटीज़ सारी बीमारियों का जड़ है, तो इसको कैसे रोका जाए ताकि आप बाकी बीमारी को मात दे पाएँ। तो चंद्रकांत जी, इस सीरीज़ में पहला सवाल आपसे ये, मैं 3 हिस्सों में चाहता हूँ कि इस सवाल को आपके सामने रखूँ, आप लोगों के सामने, कि एक तो वो जो कि ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको क्या करना चाहिए, दूसरा जो प्री डायबिटिक है वो कैसे बच जाएं डायबिटिक होने से,
और तीसरा ये कि जो डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटिक भी नहीं है और वो बचे रहें। तो पहला सवाल मेरा आपसे होगा, जिनको शुगर की बीमारी है, जो डायबिटिक हैं, वो कैसे कंट्रोल रखें अपना शुगर, ताकि डिमेंशिया या किडनी की दिक्कत या हार्ट की दिक्कत उनको ना हो। उनके लिए क्या फार्मूला है डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने का सर? चंद्रकांत जी। तो डायबिटीज या कोई भी जो लाइफस्टाइल इलनेस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए हमें 3 ब्रॉड बकेट कह सकते हैं, 3 चीजें हैं। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। यूजुअली हर हेल्दी व्यक्ति को 30 मिनट प्रतिदिन, सप्ताह में 150 मिनट, अर्थात कम से कम 5 दिन सप्ताह में। अगर 2 दिन से अधिक ब्रेक हो गया तो उस फिजिकल एक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और अगर ओबीज भी हैं, ओवरवेट भी हैं, तो कम से कम 60 मिनट्स पर डे और 300 मिनट्स इन अ वीक। सो एक तो हो गया फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा डायबिटीज करता है कि प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट। और तीसरा मेडिसिन होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अब हमें डायबिटीज हो गया है तो मेडिसिन लेना है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं अपने सारे पेशेंट से कहता हूं कि इन तीनों का इक्वल भूमिका है। अगर आप एक करेंगे और बाकी 2 नहीं करेंगे तो डायबिटीज कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। और इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और मेडिसिन तीनों की बैलेंस डाइट क्या होगी सर? बैलेंस डाइट को थोड़ा बताएं, क्या बैलेंस डाइट, क्या बैलेंस डाइट में क्या? बैलेंस डाइट में होता है कि काफी लोगों को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पहली चीज है उसकी कैलोरी कितनी होनी चाहिए। यूजुअली जो ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो काफी सारी कंट्री में जैसे यूके में वेरी लो कैलोरी डाइट, 800 किलो कैलोरी डाइट होती है। दूसरी चीज होती है कि जो लोग भूल जाते हैं कि अगर आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल अर्थात बैठे रहते हैं तो आपको कम कैलोरी की जरूरत है। तो बैलेंस डाइट का मतलब हुआ इंडिविजुअलाइज अप्रोच। अगर किसी को डायबिटीज है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के साथ अपनी डाइट को बारे में चर्चा करे और समझे कि वो डाइट में क्या ले सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। काफी बार लोग सोचते हैं कि उनको खाना कम कर देना है, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। खाना कम करने के अलावा किस तरीके से आप खाना खाते हैं, अर्थात अगर खाने की शुरुआत में लोग पहले सब्जियां या फल वगैरह खाने लगे या कीड़ा ककड़ी खाने लगे और बाद में कार्बोहाइड्रेट मील पे आए, तो उससे भी ग्लूकोज कंट्रोल में रहता है। लेकिन हम हिंदुस्तान में अधिकतर रोटी पर से शुरुआत करते हैं या चावल से शुरुआत करते हैं, तो खाने का सीक्वेंस या ऑर्डर बदल दें, उससे भी आपके ग्लाइसेमिक कंट्रोल अर्थात ब्लड शुगर कंट्रोल में फर्क पड़ता है। दूसरी चीज है कि आजकल जो डाइट का हिस्सा है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में, उसमें अगर आप बादाम, अखरोट आपके मॉर्निंग मील में होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि स्लो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मील होता है उसका पीक नहीं जाएगा। और तीसरी चीज है कि हमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के भी एक पर्याप्त मात्रा रखनी चाहिए। लेकिन इसको टीवी पर जवाब नहीं दिया जा सकता कि अगर किसी को किडनी का फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है तो उसको प्रोटीन बढ़ा नहीं सकते, उसको प्रोटीन बैलेंस रखना होगा। संक्षिप्त में बात यह है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो सिर्फ दवाइयों पर विश्वास मत कीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अर्थात घूमने फिरने की जाइए, डाइट का मॉडिफिकेशन कीजिए। और डाइट का मॉडिफिकेशन इंडिविजुअलाइज होगा, आप अपने डाइटिशियंस या डॉक्टर से सलाह लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट, ठीक है। अब मैम आप जरा बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रचना जी, कि बुढ़ापे में अगर मान लीजिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो बुढ़ापे में डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने का क्या फार्मूला है? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ चीजें थोड़ी सी डायबिटीज कंट्रोल में हम थोड़ी सी ढीलापन देते हैं, खास करके 80 के बाद और खास करके 90 के बाद भी। तो जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं एक यंगर पर्सन के लिए, कम उम्र के पर्सन के लिए, 40 के लिए, 45 के लिए, अगर हम कहते हैं कि उनका जो 3 महीने का शुगर नंबर है, HbA1c जिसे कहते हैं, अगर वो 6 साढ़े 6 के पास रहे, तो बुजुर्गों के लिए हम 8 तक भी मान लेते हैं। तो उसको इतना टाइट नहीं रखना होता, बल्कि ये होता है कि अगर उनकी शुगर ज्यादा ड्रॉप करती है, ज्यादा कम आती है, तो ये कई स्टडीज में दिखाया गया है कि इससे भी दिक्कत हो सकती है। मतलब आप कह रही हैं कि 3 महीने का रीडिंग अगर 8 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है बुढ़ापे में, 80 के आसपास, 80 के आसपास। ये मैं कहना चाहूंगी कि टीवी पे हमें क्वालिफाइड बात करनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन इंडिविजुअलाइज होती है। बट हाँ, मोटी बात ये है कि एक 80 ईयर ओल्ड है जो टेनिस खेल रहा है, तो हम थोड़ा सा और बहुत फिट हैं और अपना दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं, शुगर कंट्रोल मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइट भी रख सकते हैं। मगर ज्यादातर अगर 8 भी पहुंच जाती है, कोशिश यही रहे कि ठीक कंट्रोल में रहे, बट इतना टाइट नहीं करना है कि मैं उल्टी बात कहूंगी कि उस बुजुर्ग
पर्सन की शुगर कम आ जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में वो चला जाए, वो बहुत दिक्कत करेगा। बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होना भी ब्रेन के लिए खतरनाक है, उससे भी डिमेंशिया बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो बार बार लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दवाइयों पर खास ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ होती है, खासकर 75-80 के बाद 8-8, 10-10, 12-16 दवाइयाँ, उसमें कई बार गलतियाँ और गड़बड़ हो जाती हैं और उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया या बहुत चक्कर आते हैं, और मैं कई बार ये देखती हूँ। तो इस चीज़ पे खास, क्योंकि बहुत सारी अलग डॉक्टर्स मेरे जो कोलीग्स से बातें कर रहे हैं, मैं इस ठीक चीज़ है। पे खास एक ओके, मेडिकेशन पे आपको ध्यान लाना चाहूँगी राइट, कि कंट्रोल करना है, बट दोनों तरफ से कंट्रोल करना है। ठीक बात है। अब अनुराग जी, आपका टेक क्या होगा इसके ऊपर? कैसे शुगर को कंट्रोल रखा जाए ताकि किडनी, हार्ट, ये सब सारी चीज़ें दुरुस्त रहें? सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाएं प्लीज़। अनुराग जी। ये बड़ा अच्छा सवाल रखा है आपने कि शुगर कंट्रोल क्या है। शुगर कंट्रोल इज अपने आप में इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि पब्लिक या लोग क्या सोचते हैं और डॉक्टर की सोच क्या होती है, दोनों फर्क है। जैसे आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, जो डायबिटीज है उसमें 70% केसेस में जो मोर्टेलिटी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ कार्डियक रीजन। उसका डायबिटीज के रिलेटेड है और नहीं, ये दोनों बातें हैं। हम लोग ये मानते हैं कि जिसको डायबिटीज है दैट पेशेंट इज कार्डियक इक्विवेलेंट, मतलब ये मान के चले जाए हार्ट की प्रॉब्लम है, उसी लेवल पे उसका ट्रीटमेंट और असेसमेंट होना चाहिए। जो भी डायबिटीज जिसको है तो उसके लिए कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट है, एंड टाइप ऑफ ड्रग्स ही इज यूजिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ नई ड्रग्स आई हैं राइट, जो हार्ट के किडनी के हिसाब से बहुत फायदा करती हैं, शुगर भी कंट्रोल करती ठीक है, बात है तो उस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए जी। एक ऐसी तरह नई ड्रग्स आई हैं, आपने भी सुना होगा, GLP-1 एगोनिस्ट है हाँ वो, हाँ कि ट्राइग्लिसराइड जो आजकल बड़ा फैड भी है ठीक है, विदेश में, यहाँ तो ठीक है। कम लग रहे हैं, जो वेट भी कम करती हैं, शुगर भी कंट्रोल करती हैं, और दोनों होने से कार्डिक एस्पेक्ट भी ऑब्वियसली कम होता है। ओके, तो एस्पेक्ट है इस चीज के, एक कंप्लीट असेसमेंट ऑफ ए पर्सन कि उसको जो परेशानी है, उसका एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क कितना है डेवलप होने के लिए, कार्डिक प्रॉब्लम या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हाँ उसके हिसाब से असेसमेंट, और शुगर के हिसाब से जी, पूरी जो टारगेट और डैमेज बोलते हैं उस चीज को, ओके, हार्ट है, किडनी, ये सब कैसे काम कर रहा है, उसका असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद उनकी दवा डिसाइड होनी चाहिए क्या किया जा रहा है। ओके। 30 सेकंड में चंद्रकांत जी एक सवाल, जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटिक में ना फंस जाएं, क्या ये मुमकिन है कि जो प्री डायबिटिक हैं वो रोक पाएं अपने आप को डायबिटिक होने से? बिल्कुल मुमकिन है। यूजुअली जो प्री डायबिटिक होता है उसमें से सिर्फ 50% डायबिटिक में जाते हैं, लेकिन अगर कोई प्री डायबिटिक उस लेवल पे है, HbA1c 5.7 to 6.5 के बीच में आया है, तो उस व्यक्ति को मोस्ट लाइकली ओवरवेट होगा। तो सबसे पहले अगर आप 5% वेट रिड्यूस कर देते हैं तो उससे आपका प्री डायबिटिक से डायबिटीज में जाने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा जानना होगा कि किस वजह से, खासतौर से ऐसे प्री डायबिटिक जिनकी फैमिली हिस्ट्री अर्थात पेरेंट्स में से एक या दोनों को डायबिटीज है, या जो स्पेशली मैन को डायबिटीज इंडिया में ज्यादा होती है, तो जी। इन लोगों को खास ख्याल रखना है। खासतौर से फैमिली हिस्ट्री जिनको है उनको वेट रिडक्शन करना है, हाँ। डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, राइट सर, और रेगुलर चेकअप करते रहना होगा, कराते रहना होगा, एनुअल या बाय 2 साल में एक बार, जिससे आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखेंगे और ठीक है। उसका मॉनिटर करेंगे, राइट सर, जिससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि डायबिटीज की तरफ नहीं जाए। ओके, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी आपका, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी आपका, और रचना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जो शुगर का रिलेशन है डेमेंशिया से, उससे कैसे बचा जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।